हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? कैसे हैं आप सब लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर चेकिंग आउट द वीडियोस दैट आई हैव बीन अपलोडिंग। बहुत सारे क्वेश्चंस आए मेरे पास ईमेल के थ्रू और कमेंट्स में भी कुछ एक दो क्वेश्चंस थे। मुझे अच्छा लगा ये देखकर कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्चुअली इंगेज करना चाह रहे हैं ऐसे कंटेंट के साथ में। एंड ट्रस्ट मी, पूरा का पूरा मोटिवेशन ही बिहाइंड ओपनिंग दिस चैनल यही था कि लोग उसे देखें, थोड़ा जानने की कोशिश करें और मेरे पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आए जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों को पहुंचा सकूं। तो थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा था तो उसमें मैंने बात की थी कि डे टू डे लाइफ जापान में कैसी होती है। ये जो वीडियोस हैं ये एक कॉमन टॉपिक है रिगार्डिंग MEXT स्कॉलरशिप टू स्टडी इन जापान फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो जब हम इंटरनेशनल स्टूडेंट की बात करते हैं तो इंडियन स्टूडेंट भी उसमें आते हैं। उसके बारे में पहले वीडियो में बना चुकी हूँ, तो आप प्लीज़ पीछे जाकर उसे चेक कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने मेजरली बात की थी कि डे टू डे लाइफ कैसी होती है और मैंने बताया था कि कुछ टॉपिक्स हैं जो छूट गए थे, उनको मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी। बाय द वे, कुछ एक या दो क्वेश्चंस थे मेरे कमेंट्स में भी पड़े हुए थे। मैंने उनको रिस्पॉन्ड तो किया था, बट अगेन मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि इंग्लिश या फिर जापानीज़ प्रोफिशिएंसी की ज़रूरत होती है, तो आपको कोई आइल्स या टॉफल देने की उसके लिए ज़रूरत नहीं है एट द मोमेंट। अगर आप ये प्रूव कर सकते हैं कि आपकी जो एजुकेशन है वो उसमें आपने इंग्लिश एज सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, तो दैट इट्सेल्फ इज़ अ प्रूफ कि आपने आपकी प्रोफिशिएंसी इंग्लिश में काफ़ी अच्छी है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि मैंने कैसे ये डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे सारे। बट फिलहाल मैं मेन पॉइंट पर आती हूँ। ये जो वीडियो है ये मैं बहुत लंबा नहीं बनाऊँगी। मेन पॉइंट ये है कि वीज़ा प्रोसेस कैसी होती है। तो क्योंकि ये वीडियो स्कॉलरशिप के बारे में है, मोस्टली आप सारे जो भी ऑप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो जाएंगे ऑन स्टूडेंट वीज़ा। बट लेकिन दूसरी कैटेगरीज भी होती हैं, तो मैं सारी ही आपको बताना चाहूँगी और जो मेन टिप्स हैं या मेन जो पॉइंट्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। कभी भी आप कुछ करने की कोशिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल, तो प्लीज़ कीप इन माइंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है कि ना हम डॉक्यूमेंटेशंस को बहुत ईजी लेते हैं और सारा का सारा पंगा वहीं पर होता है। तो जो भी डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रही हूँ उनको आप मतलब बहुत सीरियसली लीजिए। वो सारे आपके पास रेडी होने चाहिए जब आप कहीं पर भी, नॉट जस्ट दिस स्कॉलरशिप, कहीं पर भी जा रहे हैं तो वो आपके पास होने चाहिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सबको पता है पासपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बहुत लोगों को नहीं पता होती, वो ये है कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके जो पासपोर्ट की वैलिडिटी है वो एटलीस्ट 6 मंथ तक होनी चाहिए आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे लोग ध्यान नहीं देते हैं कि अरे मेरा 3 महीने है अभी वैलिड, नहीं आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो आपको आपका जो डॉक्यूमेंट है दैट इज द प्राइमरी डॉक्यूमेंट, दैट इज पासपोर्ट, वो अपडेट होना चाहिए। ओके, सेकेंड है कि जिस भी स्कॉलरशिप के लिए, इंक्लूडिंग MEXT स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म बहुत केयरफुली फिल करिए। सारी डिटेल्स उसमें होनी चाहिए, प्रॉपरली कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। थर्ड इज रिसेंट आपका जो फोटो है, कोई सा भी फोटो, कोई सा भी पासपोर्ट साइज फोटो काम नहीं करता है। देयर आर स्पेसिफिकेशंस। आप जब वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको पता चलता है उनको कैसा बैकग्राउंड चाहिए, उनको क्या साइज चाहिए, शोल्डर में कहाँ तक आपका चेहरा दिखना चाहिए, क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं, वो अलग से फ़ोटो खींचते हैं, तो वो आपके पास फ़ोटो होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो कि ऑन जॉब जाते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रेगुलर जॉब ऑप्शन, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि ऑप्ट करते हैं फॉर पार्ट टाइम ऑल्सो, तो वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी, जो कि जापान में बहुत कॉमन है, कई बार आपको सबमिट करना पड़ता है। तो ये आपको आपकी यूनिवर्सिटी से या फिर जो भी आपका पोटेंशियल एम्प्लॉयर है वो बताएगा कि सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी CEL रिक्वायर्ड है या नहीं, तो वो आपके पास होना चाहिए। प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज में क्या आता है कि एक मिनिमम अमाउंट होता है जो कि आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि आपके पास होना चाहिए। आप कितने भी दिन के लिए वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो,
तो उतना अमाउंट आपके सेविंग्स अकाउंट में लास्ट एटलीस्ट 6 मंथ 3 मंथ्स, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट यूजुअली 3 to 6 मंथ की ड्यूरेशन होती है जिसमें आपको अपने अकाउंट की डिटेल सबमिट करनी पड़ती है कि आपने इतना बैलेंस मेंटेन किया हुआ है, एंड दैट यू विल बी एबल टू कवर ऑल द कॉस्ट्स. ओके. 6th इज हेल्थ इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट. तो जब भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए एक ट्रैवल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, वो डॉक्यूमेंट लगेगा. लास्ट, एज आई मैंशन, प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जापानीज़ या फिर इंग्लिश, और वो डिपेंड करता है क्योंकि कुछ जगहों पर हो सकता है आपसे आइल्स का स्कोर कार्ड मांगा जाए, कुछ जगहों पर हो सकता है ना मांगा जाए, वो डिपेंड करता है आपके कोर्स के ऊपर. ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको आपका एम्प्लॉयर ही दे सकता है एक्यूरेट. तो अगर वो ऐसा बोलते हैं कि नहीं हमें जापानीज प्रोफिशिएंसी चाहिए, दैट मीन्स यू हैव टू बी एटलीस्ट N2 क्वालिफाइड, दैट इज़ इंटरमीडिएट लेवल ऑफ जापानीज़. उसका एग्ज़ाम होता है, वो देना पड़ता है. अदरवाइज अगर वो इंग्लिश स्कोर कार्ड मांग रहे हैं, मान लीजिए आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है और आपने इंग्लिश सिर्फ एज सब्जेक्ट पढ़ा है, आप उसको सबमिट कर रहे हो एज प्रूफ, आई डोंट नो इफ़ आपका एम्प्लॉयर उसे कंसीडर करेगा या नहीं. तो आप प्लीज़ उसे एक बार चेक कर लीजिएगा. अगर स्कोर कार्ड मांगा जाता है, देन यू प्रोबेबली विल हैव टू गिव आइल्स एग्जामिनेशन. ओके. एडिशनल टिप्स क्या होती हैं? एडिशनल टिप्स हैं जो कि आपको यूँ तो मिल जाएंगी कई जगह पर, बट मैंने उसको कंसाइज कर दिया है तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा. फटाफट से बता देती हूँ. एक तो ये है कि जो भी जापानीज़ गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है उसे चेक करिए. आप जापान जा रहे हैं तो उसकी जो भी लेटेस्ट अपडेट है, क्योंकि आपको पता होगा बहुत सारे रूल्स जो हैं वो ओवरनाइट चेंज होते हैं बिना किसी डिक्लेरेशन के. तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, वेरीफाई करनी है जो भी इंफॉर्मेशन, इंक्लूडिंग मी, जो भी मैं आपको दे रही हूँ, आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं ऑन द जापानीज ऑफिशियल वेबसाइट. ओके. उसके अलावा एम्बेसी और कॉन्सुलेट से आपको कांटेक्ट में रहना चाहिए और उनसे कंसल्ट करना चाहिए कि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. जैसे कि मैंने बताया कि फोटोग्राफ्स के लिए या फिर ECL के लिए रिक्वायर्ड है या नहीं है, या आप कंसल्ट करेंगे एम्बेसी से. उसके अलावा इंश्योर करिए कि जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं वो आप पूरे कर रहे हैं. जो भी आपकी एप्लीकेशन आप सबमिट कर रहे हो उसमें इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है, वहाँ पर कहीं पर कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है. क्योंकि देखिए वीज़ा की फ़ीस आप सबमिट कर देंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स अगर गलत हैं या उसमें कोई मिस इन्फॉर्मेशन है या उसमें कहीं कुछ भी गड़बड़ है, वो फ़ीस आपकी गई. आप जो भी खर्चा कर रहे हो, आप कहीं पर भी रहते हो इंडिया में, आप एक कॉन्सुलेट में जाओगे, वो सारा खर्चा जो भी कुछ हो रहा है, किसी की कोई गारंटी नहीं है. इट्स टोटली नॉन रिफंडेबल. इवन अ स्लाइट मिस्टेक पर वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डॉक्यूमेंटेशन को बहुत सीरियसली लीजिए. उसके अलावा आपको प्रिपेयर रहना है किसी भी तरह के पोटेंशियल इंटरव्यू के लिए या फिर किसी भी तरह के एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वेस्ट के लिए. तो ये तो वो डॉक्यूमेंट्स हो गए जहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको क्लियर नहीं है कि प्रोफिशिएंसी के लिए डॉक्यूमेंट देना है या नहीं देना है, और आपने डाइसी सिचुएशन में डॉक्यूमेंट अपना 12th की मार्कशीट फॉर एग्जांपल सबमिट कर दी जहाँ पर इंग्लिश एज सब्जेक्ट दिख रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए उन्होंने ऐसा बोला कि नहीं हमें तो प्रोफिशिएंसी का स्कोर कार्ड चाहिए, तो उस तरह के डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा. ओके. और लास्टली, एज आई मेंशन, किसी भी तरह की जो रिक्वायरमेंट है या किसी भी तरह के जो रूल्स हैं वो ओवरनाइट चेंज होते हैं. तो कहीं भी, बिल्कुल मेरे वीडियो के अलावा आप कहीं पर भी कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर ले रहे हैं तो उसको प्लीज़ वेरीफाई करिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि इंक्लूडिंग मी कोई इस चीज़ की गारंटी नहीं ले सकता कि आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ और रात में कोई आपका रूल चेंज हो जाता है, तो वो कोई नहीं जानता. इसलिए जो भी वेरिफिकेशन है, जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, उसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाना पड़ेगा. तो ये है वीज़ा के लिए जो भी स्टेप्स होते हैं. मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि आप जैसे ही वहाँ पर पहुँचोगे, ठीक है, जैसे ही आप जापान पहुँचते हो, वहाँ पर जाने के बाद कुछ चीज़ें होती हैं जो कि करनी होती हैं. आप जैसे ही वहाँ पर पहुँचोगे तो आपको वहाँ की लोकल ऑफिशियल अथॉरिटी से तुरंत कांटेक्ट में जाना होगा. वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा.
तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा मैं आपको स्टेप्स बता देती हूँ कि होता क्या है एक्चुअली। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, नेसेसरी टिप्स हो गई। तो टाइप्स ऑफ वीज़ा, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप पढ़ने जा रहे हो तो ऑब्वियसली स्टडी वीज़ा लगेगा, जो कि यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर करती है। ड्यूरेशन होती है लगभग 6 महीने से 2 साल की। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जैसा कि मैंने डॉक्यूमेंटेशन ही अभी तक बताए हैं आपको, और आपको लगा होगा कि हाँ नहीं, काफ़ी चीज़ें हैं जो कि ध्यान में रखने वाली हैं। तो ऑब्वियस है, वो रखना ही पड़ता है। आप कहीं पर भी जाओगे बाहर तो आपको करना पड़ेगा ये। एक होता है टेम्परेरी विजिटर वीज़ा। मैं जब जापान में थी और मुझे मेरे पेरेंट्स को बुलाना था तो वो टेम्परेरी विजिटर वीज़ा लगा था। हर कैटेगरी के डॉक्यूमेंट अलग होते हैं, लेकिन कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट होते हैं। लाइक पासपोर्ट तो हो गई होगा, आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या है, आपकी फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो कितनी अच्छी है, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, ये सारे कॉमन होते हैं। किसी भी टाइप के वीज़ा में ये सब आपको सबमिट करना ही करना है, ठीक है। तो जो विजिटर वीज़ा होता है, टूरिस्ट या फिर बिजनेस वीज़ा होता है, जैसे आप किसी कॉन्फ्रेंस में भी जा रहे हो तो वो लगता है 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। वर्किंग वीज़ा जो होता है, यूजुअली क्या होता है कि जापान में डायरेक्टली जॉब्स मिलना बिना लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट नहीं हो सकता। बट आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। बहुत से लोगों की शायद लगी होगी, मुझे नहीं पता, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। लेकिन इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे अगर कोई जापानीज़ फर्म है तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को भेज सकती है वहाँ पर जो होता है वो लगता है वर्किंग वीज़ा, जिसकी मिनिमम ड्यूरेशन 6 महीने हो सकती है, 1 साल हो सकती है। उसके अलावा अगर मतलब वो तो एक अनदर कैटेगरी है, दैट इज़ कॉल्ड फैमिली वीज़ा, जिसमें आप अपने स्पाउस को या फिर अपने डिपेंडेंट को स्पॉन्सर कर सकते हो आपके साथ में रहने के लिए, अगर आपकी जॉब वहाँ पे लग गई है तो। प्रोसेस पे आते हैं। प्रोसेस में क्या है, सबसे पहले तो मैंने जैसे कि आपको बताया किस टाइप का वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हो, उसके लिए अपनी एलिजिबिलिटी प्लीज़ चेक करिए कि वो सही है या नहीं है, क्योंकि आपको करेक्ट वीज़ा टाइप सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, सारे के सारे जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं उन्हें गैदर करिए, ठीक है। और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, प्लीज़ मेक अ स्पेसिफिक फोल्डर जिसमें कोई फालतू का डॉक्यूमेंट नहीं होगा, सिर्फ आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो होगा, क्योंकि जब भी आप एम्बेसी जाते हैं वो सारा सामान आपका बाहर रखवा देते हैं। एक ट्रांसपेरेंट पाउच में आपको सारी चीज़ें लेके जानी है, ठीक है। अगर ECL रिक्वायर्ड है, जैसे कि मैंने बोला कि जो सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी है, अगर आप यूनिवर्सिटी या फिर आपका एम्प्लॉयर कहता है वो रिक्वायर्ड है, तो आई थिंक वो ही प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपके पास होना चाहिए अगर आपकी वीज़ा कैटेगरी में उसकी रिक्वायरमेंट है तो। फिर आप अपना जो पूरा का पूरा पैकेज है ये एप्लीकेशन का, इसको आप एम्बेसी में सबमिट करते हैं, आप अपनी वीज़ा की फ़ीस सबमिट करते हैं। प्रोसेसिंग टाइम जो भी है उतना आपको चुपचाप से वेट करना है। ज़्यादा आप परेशान नहीं कर सकते। तो कौन सा वीज़ा टाइप है उस पर डिपेंड करता है कि प्रोसेसिंग टाइम कितना है। यूजुअली मान के चलिए कि 2 हफ्ते मिनिमम टाइम तो लगता ही लगता है। उसके बाद लास्ट यही होता है कि जब आप इसके बाद आप अपने टिकट्स बुक करेंगे, आप जिस भी सिटी में जा रहे हैं उसके नियरेस्ट एयरपोर्ट पर ही जाएंगे ऑब्वियसली, और वहाँ से जो भी अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं तो वो करेंगे, और जो भी आपका रेजिडेंस है जहाँ पर आप रहने वाले हैं वहाँ पर पहुँचते ही विद इन अ डे और 2 आपको वहाँ की लोकल अथॉरिटी के साथ में कांटेक्ट करना होता है, और वहाँ पर आपका एलियन रजिस्ट्रेशन होता है, जिसका मतलब ये है कि आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर और वो कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज़ एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड, जो कि आपके रेजिडेंस का प्रूफ है। इट्स लाइक इंडिया में जैसे आधार कार्ड बनता है, वैसे वहाँ पर वो इमिग्रेंट्स को देते हैं, जो कि प्रूफ है कि आप इस सिटी में इतने टाइम पर इस वीज़ा पर रह रहे हैं, और वो डॉक्यूमेंट आपका हर जगह एज आइडेंटिटी प्रूफ रिक्वायर्ड होता है, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है, मतलब आई नो बहुत ही ज़्यादा घबराहट होती है सोच के कि ओ माय गॉड ये क्या है, इतने सारे डॉक्यूमेंट, बट ट्रस्ट मी आई नो इट इज़ कम्बरसम प्रोसेस, बट इतने लोग जाते हैं, सब कर लेते हैं, तो आप ही कर लोगे ऑब्वियसली। माई जॉब वॉज टू गिव यू कॉम्पैक्ट साइज कैप्सूल इंफॉर्मेशन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द प्रोसेस इन स्टेप्स। तो ये था मेरा वीडियो। अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के बारे में आपको कुछ बताऊं मैं, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा इस वीडियो पे, मैं बिल्कुल बनाना चाहूँगी उस पर वीडियो। मेरे पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, मैंने
आइल्स का एग्ज़ाम दिया हुआ है, मेरे पास स्कोर कार्ड, वैलिड स्कोर कार्ड है, अच्छा मेरा जो ओवरऑल स्कोर है काफ़ी अच्छा था। तो मैं आपको उसकी पूरी स्ट्रैटेजी बता सकती हूँ, पूरी प्रोसेस समझा सकती हूँ, कैसे एग्ज़ाम होता है, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, फॉर्मेट क्या है एग्ज़ाम का, मैं सारा कुछ आपको समझा सकती हूँ। तो प्लीज़ उससे कमेंट करिएगा। जापान के लिए अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे ईमेल पर जो कि है DR फॉर डॉक्टर गरिमा GARIMA 0507 तो उस पर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप बेझिझक मुझे मैसेज या फिर ईमेल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।